हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे 7 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न पूछे थे, एक मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था। तो 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का एकीकरण हुआ था। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या है। तो ये ऑप्शन मैंने चेंज नहीं करा था, जितने जिले होते हैं उतनी ही जो जिला पंचायतें हैं वो आपकी राज्य में हैं। कृति वर्मा ने अच्छा आंसर किया है। मध्य प्रदेश का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश के 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंतर्गत आता था सेंट्रल प्रोविंस और बारात, ठीक है, जिसकी राजधानी थी नागपुर। पार्ट बी के अंतर्गत आता था मध्य भारत, जिसकी राजधानी 6 माह के लिए इंदौर और 6 माह के लिए ग्वालियर बनाई गई थी। पार्ट सी था विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा थी, ठीक है। इसके अलावा भोपाल एक अलग रियासत थी, जिसे बाद में पार्ट सी में मिलाया गया था। मध्य प्रदेश का जब एकीकरण हुआ तो इसमें 8 संभाग और 43 जिलों को मिलाकर एकीकरण किया गया था, जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई थी, जो सीहोर जिले की एक तहसील थी, जो 16 नवंबर 1972 को जिला इसको बनाया गया था, ठीक है। आपको पता है भोपाल काफी बाद में अलग हुआ है सीहोर से। एकीकृत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो ये पहले मुख्यमंत्री हो जाते हैं और ये पहले गवर्नर मध्य प्रदेश के हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 52 है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 29 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पारित किया गया था, जिसे 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया था, ठीक है। जिला पंचायत पंचायती राज का उच्च स्तर है। इसके नीचे जनपद पंचायत, जिनकी संख्या है 313, जो कि आपके नंबर ऑफ विकास खंड हैं, ठीक है, तथा ग्राम पंचायत, जिनकी संख्या 23,006 आती है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के साथ ही पंचायती राज को प्रभावी बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। बहुत अच्छा आंसर इन्होंने इसमें किया हुआ है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज में महिला को 50% आरक्षण प्राप्त है। सारे जो प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 73वां संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो संविधान में इससे भाग 9 को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक जोड़ा गया, जो सबसे बड़ा अनुच्छेद है। तो ये पूरा हो जाएगा आपका संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या क्या है। तो ये तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ आज ही। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। आपको इस वीडियो में सारे समाचार पत्र उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही समाचार पत्रों की जानकारी मध्य प्रदेश की देनी है कि पहले समाचार पत्र कौन से थे मध्य प्रदेश के। गाइस, ये मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक है, ये आप ले सकते हैं, जून तक का कवर हो जाएगा आपका इससे। इसके अलावा मंथली भी अगर आप लेना चाहें तो हमारा मंथली भी अवेलेबल है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा रामबाण नोट्स हैं मध्य प्रदेश जीके के, जिसके अंदर व्यापम और पीएससी के अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सारे सभी के सभी प्रीवियस पेपर्स इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी सारे 11 और 12 का। इसके अलावा क्लास 6 से लेकर 10 तक का पूरा एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है, वो भी आने वाला है आपको, वो भी जल्द ही मिल जाएगा, टाइपिंग चल रही है इसकी, ठीक है। इसके अलावा साइंस का जो एनसीईआरटी है ये क्लास 8 से लेकर 10 तक का केवल समरी है, ये समरी नोट्स हैं कि आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन इसके थ्रू कर सकते हो। ये भी व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा 99 रुपीज़ में 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं जेल प्रहरी के, इसमें करीब 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत किस शहर में हैंडलबार सर्वे राइड का आयोजन किया गया। तो देखिए, साइकिल फॉर चेंज चैलेंज जो है केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाता है और इसमें भोपाल में हैंडल बार सर्वे राइड
हैंडल बार सर्वे राइड का आयोजन किया गया। इसका आयोजन क्यों किया गया? देखिए क्या है, भोपाल स्मार्ट सिटी जो है तो इसकी ओर से आयोजित इस राइड की जो शुरुआत है वो नूतन कॉलेज से माता मंदिर डिपो चौराहा, ठीक है, ये मतलब जगह है, जगह याद रखने की जरूरत नहीं है, तक होते हुए स्मार्ट रोड तक गई है। इसका मेन उद्देश्य है साइकिलिंग करने में जो दिक्कतें आती हैं और जो कमियां थी साइकिलिंग करने में, उसका पता लगाना था। इसके आधार पर जो स्मार्ट सिटी कंपनी है वो इन बाधाओं को, इन दिक्कतों को, इन कमियों को दूर करके साइकिलिंग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये चीज़ पता चली है कि जहाँ जहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइकिल ट्रैक है आपका, ये चौराहा है यहाँ पर, ठीक है, ये साइकिल ट्रैक है आपका, इधर से आपका ये रोड गया हुआ है, ये आपका चौराहा है, ठीक है। तो यहाँ चौराहे पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रॉस करने में आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसमें कमियां जो हैं वो पता चली हैं। इन कमियों को पता होने से क्या होगा, उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। लगभग इसमें शहर के 50 साइकिलिस्ट जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के 10,000 चैंपियन स्कूलों में से कितने स्कूल आदिवासी क्षेत्रों के शामिल किए जा रहे हैं, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में कितने स्कूल रहेंगे 10,000 में से? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3,000। 3,000 आदिवासी क्षेत्रों के स्कूल शामिल होंगे इसमें 10,000 चैंपियन स्कूलों में से। इसके अलावा कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड की मदद से विभाग के 860 हायर सेकेंडरी स्कूलों में से प्रति स्कूल में एक क्लास को स्मार्ट क्लास के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। देखिए CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट मतलब होता है सीधा सीधा किसी कंपनी से जुड़ा हुआ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि कोई कंपनी है तो कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है, कोई बड़ी कंपनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इस तरीके की जो बड़ी कंपनी है, इनका क्या रहता है, ये आपने देखा होगा, ये बहुत सारा डोनेशन जो है वो करती है। डोनेशन के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के लिए, कि समाज के लिए कुछ काम करें। तो ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है जो वो समाज के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी इस प्रकार के क्षेत्र में जो समाज की भलाई के लिए हो, इस तरीके से वो एक डोनेशन देते हैं। तो ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत कितने रुपए पंचायतों को उपलब्ध कराए गए हैं? देखिए पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत अभी हाल में 1 क्लिक ट्रांसफर करे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 996 करोड़ रुपए, ठीक है। ये 15वें वित्त आयोग अनुदान की 996 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों को सिंगल क्लिक से ही ट्रांसफर करी गई। चलिए कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश में जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए मैं मध्य प्रदेश पूछ रहा हूँ, इसके अलावा आपको भारत में भी जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, दोनों चीजें आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है। और ये जो पंच परमेश्वर योजना है, पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत ही ये जो 996 करोड़ रुपए की राशि है ये पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है, जिससे पेयजल और स्वच्छता से संबंधित जो कार्य हैं उनको कराया जाना है। देखिए अगर पूरा इस वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 2019-20 की, अगर हम पूरी ओवरऑल बात करें तो अभी तक 2020-21 आएगा वित्तीय वर्ष। इस 2020-21 वित्तीय वर्ष में अब तक पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से 3,984 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। हमने इससे पहले मई और जून माह में भी डिस्कस किया था, कोरोना का जो टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उसमें भी काफ़ी राशि जो है इसमें उपलब्ध कराई गई थी। कुल राशि का 85% जो है वो ग्राम पंचायतों में खर्च कराया जाएगा, यानी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जा रहा है, 10% जनपद पंचायतों को और 5% जिला पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा इस राशि का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब 1,50,000 आवासों का सिंगल क्लिक से लोकार्पण करेंगे? देखिए जो आवास अभी बने हैं उन आवासों का सिंगल क्लिक से लोकार्पण करेंगे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 12 सितंबर को, ठीक है। 1,50,000 आवासों का सिंगल क्लिक से लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस को मध्य प्रदेश के किस
शिक्षक को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मोहम्मद शाहिद अंसारी, संजय कुमार जैन, इनके बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वैसे इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश के दो शिक्षक मोहम्मद शाहिद अंसारी और संजय कुमार जैन को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से पुरस्कार इनको प्रदान किए गए हैं। अब बात करते हैं इनको क्यों दिया गया। तो मोहम्मद शाहिद अंसारी की बात करें तो गणित पढ़ाने में उनकी प्रभावशीलता के लिए उनको सम्मानित किया गया है। वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह परासिया छिंदवाड़ा के शिक्षक हैं। इतना याद रख लीजिए आप, खिरसाडोह परासिया छिंदवाड़ा, ये पूछा जा सकता है। और पिछले 14 वर्षों से गणित पढ़ा रहे हैं। उन्होंने गणित में कई प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण अधिगम सामग्री का नवाचार किया है, जिसे व्यापक रूप से अपनाया गया है। कई ऐसे नवाचार इन्होंने किए हैं गणित को पढ़ाने में, जिनको प्रदेश स्तर पर भी शामिल करा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग कमियां ढूंढते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं। उतनी ही सैलरी में आज एक टीचर की अगर बात करें तो 40-45 हज़ार रुपये कम से कम एक टीचर को सैलरी मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। कोरोना का जो समय चला है उतने समय कोई खास काम भी टीचर्स के द्वारा नहीं लिया गया है। और टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी रहती हैं। कोई भी काम होता है, कोई भी अभियान होता है, टीचर्स को लगा देते हैं, चुनाव में ड्यूटी इनकी लगा देते हैं। उसके बाद भी इतना सारा कुछ ये टीचर्स जो हैं वो करते हैं। तो और यही कारण है कि उन्हें इस तरीके से सम्मानित किया जाता है, ताकि उनको और अलग चीज़ें करने के लिए मोटिवेशन भी मिले। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब आप जो भी करो, अपने आप को इतना क्रिएटिव बनाओ कि लोग रखें, याद रखें कि आपने कुछ किया। गवर्नमेंट जॉब मिल जाने का ये मतलब नहीं है कि भाई हमें एक बार बस गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, अब हमें कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट जॉब करने का एक टारगेट ही नहीं होना चाहिए कि बस हमारी अब सैलरी फिक्स हो गई है, हमें बस 5-6 घंटे की जॉब करनी है और बस हमारा काम खत्म हो गया है। ठीक है, ये आपकी लाइफ को स्पॉइल करेगी चीज़। ठीक है, आपकी जो अगली जनरेशन आएगी, आपके बच्चे होंगे, वो भी स्पॉइल होंगे इन सब चीज़ों से। आपकी क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अगर अच्छा करोगे तो दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए ऑटोमेटिक चीज़ें अच्छी होती हैं। चलिए खैर, इसके अलावा संजय कुमार जैन जो हैं ये टीकमगढ़ के हैं। डूंडा टीकमगढ़ के शिक्षक हैं। ये डूंडा वही जगह है जहां पर पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती का जन्म हुआ था। ठीक है, ये टीकमगढ़ के शिक्षक हैं। वे उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। बाकी इनके बारे में कल के प्रीवियस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। तो ये पूरा था आज का वीडियो, यहीं तक हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।